Hello students, we are going to start with new topic that is unit of temperature. तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर में जो कॉमन यूनिट होती है टेम्परेचर की, कॉमन यूनिट टेम्परेचर की वो मेजर की जाती है डिग्री सेल्सियस में. क्लियर? जैसे कि आप मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, एक्सेट्रा, ये सब डिग्री सेल्सियस में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं. अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस. क्लियर हुआ? इसी तरह से जो हमारी अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर होता है उसे हम केल्विन स्केल कहते हैं, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ये तो कॉमन यूनिट है ना टेम्परेचर की, और एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर ये क्या होती है? केल्विन. देखो मैंने यहाँ डिग्री नहीं लगाया है, इसके लिए डिग्री स्पेसिफाई नहीं लिखी जाती है, स्पेसिफाई नहीं किया जाता, सिर्फ ओनली केल्विन लिखा जाता है. क्लियर? केल्विन. ओके. अब हम इसको डिग्री सेल्सियस या केल्विन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं. फॉर्मूला क्या है? टेम्परेचर ऑफ केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. यानी कभी भी किसी भी टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करने के लिए हम उसमें क्या प्लस कर देते हैं? 273. क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट आइस आपका 0 डिग्री है, अगर उसमें हम 273 प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा. क्लियर? तो केल्विन क्या है को चेंज करने के लिए, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 273 प्लस करना पड़ता है. मेरे ख्याल से बात समझ आई होगी. अब इसके लिए हम एक थोड़ा सा छोटा सा सैम्पल प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल देख लेते हैं. जैसे convert the temperature of 25 degrees Celsius to the Kelvin scale. अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है. किसको? 25 डिग्री सेल्सियस को. तो देखो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस है, और डिग्री सेल्सियस में कितना रखा? 25. तो 25 प्लस कितना? 273. क्लियर हुआ? अब इसे कितना आ जाएगा? ये 293 डिग्री नहीं लगाना में, सिर्फ ओनली केल्विन. ये आपका आंसर होगा. और इसी तरीके से अगर आपको केल्विन दे रखा है इट मीन्स, और आपको डिग्री सेल्सियस पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे. यानी कि डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए जो भी कोई वैल्यू होगी उसको माइनस हो जाती है, यानी के माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस. फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपको कोई वैल्यू दे रखी है, 300 केल्विन है. 300 आपको केल्विन दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री सेल्सियस में. तो आप क्या करेंगे? केल्विन की जगह पे 300 लिख दीजिए, और माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस. तो क्या आंसर आ जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस. मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन हमें निकालना है और डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है,
तो हम उसमें प्लस कर देते हैं, और अगर हमें डिग्री सेल्सियस निकालना है, केल्विन दिया हुआ है, तो हम उसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर या टेम्परेचर चेंज हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट दो तरीके से हो सकता है, एक तो टेम्परेचर के थ्रू बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, और सेकेंड हो सकता है बाय चेंजिंग द प्रेशर। क्लियर? अब हम यहाँ पर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर के इफेक्ट्स देखते हैं। तो फर्स्ट देख रहे हैं हम सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड कभी भी लिक्विड में जब चेंज होता है तो किसके थ्रू होता है? मेल्टिंग के थ्रू होता है। क्लियर? तो मेल्टिंग क्या है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंज इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी कभी किसी भी सब्सटेंस को टेम्परेचर दिया जाता है और वो सॉलिड होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है किसमें? लिक्विड में। किस पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई होगी। जैसे कि आपका जो आइस है, आइस जो मेल्ट होता है वो किस टेम्परेचर पर होता है? अभी हमने बात की थी 0 डिग्री सेल्सियस। और किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में। बात समझ आई? लेकिन अगर आप आयरन की बात करेंगे तो क्या आयरन भी का भी मेल्टिंग पॉइंट इतना ही होता है? नहीं, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस के करीब आयरन का मेल्टिंग, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना, उनको ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए वो बहुत हाईली उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर हुआ ये सॉलिड टू चेंज? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लिक्विड टू गैस चेंज। लिक्विड टू गैस चेंज। बॉइलिंग, इसे हम वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं। तो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल एंड चेंज इनटू अ गैस, जब हम किसी भी लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं और वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, किस पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस कहते हैं। क्लियर हुआ? और हमने अभी बात कही थी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल की बात करें तो कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखना, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या हो गया? गैस टू लिक्विड चेंज, और इसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड, गैस यानी वाटर वेपर जो होता है, टू अ लिक्विड। अगर वाटर वेपर यानी गैसेस फॉर्म को हम लिक्विड में चेंज करते हैं, और किसके थ्रू करते हैं? कूलिंग के थ्रू, तो वो क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हम दूध या वाटर बॉयल करते हैं और उसको एक किसी भी प्लेट से उसको कवर करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम आप देखते हैं कि उस प्लेट पर वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नज़र आती हैं, वाटर की जो बूंदें हैं वो नज़र आती हैं। तो वो बूंदें आई कहाँ से उस प्लेट के ऊपर? वो आती कहाँ से? जब आप वाटर या किसी भी मिल्क को बॉयल किया आपने, तो उसकी जो भाप है, जो उसकी गैसेस फॉर्म है या वाटर वेपर हैं, वो टकराते हैं उस प्लेट के ऊपर, और वो ठंडे होने के बाद, देखो कूलिंग, जब वो ठंडा होने लग जाता है तो वो भाप जो है किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। क्लियर? और फोर्थ पॉइंट आता है हमारा लिक्विड टू सॉलिड चेंज। लिक्विड टू सॉलिड चेंज का क्या मतलब हुआ? उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग, किसी भी लिक्विड को जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडा करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड फॉर्म में। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। और ये आप फ्रीज़र में हमेशा करते हो, जब वाटर को आप फ्रीज़र में रखते हो तो फ्रीज हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। मेरे ख्याल से चारों पॉइंट आपको बाय चेंजिंग द जो हमने पढ़ा था, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर के जो इफेक्ट्स हैं, वो चारों पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। इसमें
एक टॉपिक आता है लेटेंट हीट, ओके, वो भी हम देखते हैं। लेटेंट हीट से पहले हम एक ये फ्लो चार्ट देखते हैं। देखो, सॉलिड स्टेट को जब हम हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट को अगेन हीट करते हैं तो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब गैस स्टेट को अगर हमने कूल किया तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, अगेन लिक्विड स्टेट में हुआ, और लिक्विड स्टेट को कूल करेंगे तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। ये फ्लो चार्ट समझ आया। अब हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट वो है जो द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। ऐसी हीट एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस को दी जाए और वो क्या करे, वो चेंज हो जाए अपने उसका जो स्टेट है सॉलिड से लिक्विड या जो भी है, तो वो चेंज हो जाए, तो उस हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। मेरी बात समझ आई। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट, मतलब ऐसी हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाई, यानी उसको दी जा रही है किसी भी सब्सटेंस को तो चेंज कर देता है अपनी स्टेट को, तो उसे क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट कहा जाता है। अब लेटेंट हीट में अगर आप देखें तो लेटेंट मीन्स क्या होता है, लेटेंट मीन्स होता है हिडन मतलब छुपा हुआ, क्लियर। लेटेंट मीन्स क्या होता है, हिडन, क्लियर। तो इसका मतलब हम लेटेंट हीट को जो हमारी कह रहे हैं, लेटेंट हीट कह रहे हैं, इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इट बिकम्स हिडन इन द सब्सटेंस, क्योंकि कहाँ होती है, जो सब्सटेंस है उसके अंदर छुपी हुई रहती है, हिडन रहती है, क्लियर। तो उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट्स इज टू वेज, एक फ्यूजन के थ्रू, एक वेपोराइजेशन के थ्रू। लेटेंट हीट टू तरीके से, ये दो टाइप होते हैं इसके, कौन कौन से, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड चेंज। अभी हमने बात करी कि लेटेंट टू टाइप्स की होती है, तो पहला फ्यूजन और दूसरा वेपोराइजेशन। तो फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज, क्लियर। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of the solid to liquid without any change। यानी कि अगर हम किसी सॉलिड को विदाउट चेंज, टेम्परेचर चेंज के क्या करें, लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसका फ्यूज़न कहलाता है। जैसे कि हम आइस को मेल्ट करते हैं, तो अगर हम उसमें टेम्परेचर उस विदाउट टेम्परेचर चेंज हुए आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है या मेल्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है, उसका फ्यूज़न कहलाता है। और यहाँ पर आइस का जो फ्यूज़न है, क्लियर, जो उसका फ्यूज़न है आइस का, वो कितना होता है, 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी। ये क्या है, ये आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, क्लियर। वेपोराइजेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन मतलब वेपर बनना, लिक्विड टू गैस चेंज। तो द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड is the quantity of heat in joules required to convert 1 kg of the liquid to vapor। सेम वही जैसे हमने अभी इसमें फ्यूजन में पढ़ा था, इसमें सॉलिड थी जो किस में कन्वर्ट हो रहा था, लिक्विड में। यहाँ पर क्या है, लिक्विड है जो कन्वर्ट किस में हो रहा है, गैसेस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्लियर। और यहाँ पर वेपोराइजेशन वाटर, यानी लेटेंट हीट वेपोराइजेशन वाटर की कितनी होती है, 22.5 × 10⁵ जूल पर केजी। ये क्या है, ये लेटेंट हीट के टू टाइप्स हैं, फ्यूजन और वेपोराइजेशन, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, पढ़ा है वैसे आप लोगों ने, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब यहाँ देखिए, कोई सॉलिड है, अगर इसको हम हीट करते हैं और ये किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। तो इस सॉलिड के बीच में एक फॉर्म आती है लिक्विड, जिसमें ये चेंज नहीं हो रहा बल्कि डायरेक्टली चेंज है गैस में, ठीक है।
और गैस से डायरेक्टली चेंज किस में, सॉलिड में, किसके थ्रू, कूलिंग के थ्रू। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं सब्लिमेशन, जिसमें से लिक्विड स्टेट बीच में नहीं होती है। क्लियर। अब इसके एग्जांपल देखो, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नैप्थलीन, कैम्फोर एक्सेट्रा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे भी हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। वो भी क्या है, सब्लाइम होता है, क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सब्लाइम हो जाता है ना, इसलिए हम उसे ड्राई आइस कहते हैं। ये एक डायग्राम है, इसमें आपको सब्लिमेशन दिखाया गया है किसका, अमोनियम क्लोराइड का। हमने क्या करा, एक चाइना डिश ली और चाइना डिश के ऊपर इन्वर्टेड ग्लास फनल रख दिया। अच्छा, इसको क्या करा हमने इसको देखो, वायर गेज मतलब जाली जो होती है, लोहे की जाली, वो रखी हुई है। उसके नीचे एक ट्राइपॉड स्टैंड रखा हुआ है और इस स्टैंड पे हमने इसको फिक्स कर दिया। अब हमने क्या करा, इसको बर्नर की सहायता से, इसमें बस चाइना डिश में हमने क्या ले रखा है, अमोनियम क्लोराइड ले रखा है। इस अमोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, इस बर्नर की सहायता से जब हम गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, अमोनियम क्लोराइड समय सॉलिड है, जैसे ही हीट गेन करता है, हीट गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। क्लियर, वेपर्स में। और जब ये वेपर इसकी जो फनल है, इसकी इनर वॉल के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि इनर वॉल इसकी जो है फनल की वो कूल है, तो कूल इनर वॉल के कांटेक्ट में आते ही किस में कन्वर्ट आते हैं, वापस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ हमने कॉटन प्लग लगाया है जिससे कि अमोनियम क्लोराइड के वेपर जो है सीधे एटमॉस्फेयर में ना जा पाए। तो समझ आया किस प्रकार से सब्लिमेशन होता है, और सबसे पहले वेपर और वेपर से अगेन सॉलिड फॉर्म कूलिंग के थ्रू। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, सब्लिमेशन कह रहे हैं। और ये जनरली आप घरों में भी देखते हैं, जो नैपथिन की बॉल्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, वूलन्स या सिल्क के जो क्लॉथ होते हैं उनके बीच, कपड़ों के बीच में रख दिया जाता है ताकि उन्हें इंसेक्ट या कीट वगैरह ना खाएं। कभी आपने देखा हो कि वो बॉल्स मेल्ट होकर किसी लिक्विड में चेंज हो गई हो, जब आप कभी देखते हैं तो वहाँ पर वो डिसअपेयर हो जाती हैं, यानी गायब हो जाती हैं, आपको गोलियाँ नज़र नहीं आती। रीज़न उसका वही है कि गोलियाँ जो होती हैं सॉलिड फॉर्म में होती हैं, जैसे ही वो हीट गेन करती हैं वो वेपर में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में गायब हो जाती हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सब्लिमेशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। यानी अगर एक सर्टेन टेम्परेचर रहता है और गैसेस को क्या किया जाए, प्रेशराइज किया जाए, तो क्या होगा, मान लिया एक उसमें गैस आप वो कर देते हैं, भर देते हैं बीकर में, और उसको क्या करते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं, यानी प्रेशर करते हैं किसी भी, मान लीजिए इससे आपने इसको प्रेशर किया तो क्या होगा, ये नीचे पुश करेंगे आप, है ना, पिस्टन है, कोई पिस्टन है और इससे क्या कर रहे हैं, गैस को पुश कर रहे हैं, तो ये पुश क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। और ये क्या थी, गैस थी। अब ये क्या हो जाएगा, गैसेस जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर, लिक्विफाइड हो जाएगी। मेरे ख्याल से बात समझ आई होगी। वही मैंने बताया, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइड प्रेशर। जैसे आप किसी गैस को प्रेशर देते हैं, किसी पिस्टन के थ्रू प्रेशराइज कर रहे हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट आती है। और इसका एग्जांपल अमोनिया गैस। अमोनिया गैस को जब आप प्रेशर देते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो वो क्या करती है, हाई प्रेशर के साथ ही लोविंग टेम्परेचर पर किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसका एक और एग्जांपल देखो, मैंने लिखा हुआ है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को भी, सॉलिड है अभी इस वक्त, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सॉलिड है, गैसेस फॉर्म में नहीं है, तो इसको हाई प्रेशर के साथ स्टोर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, बिकॉज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन सॉलिड, जैसे ही प्रेशर को सॉलिड पर डिक्रीज किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इट गैस कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और उसको फिर क्या किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। मेरे ख्याल से एक बात समझ आई, क्लियर हुआ ये पॉइंट। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो है स्टेट चेंज हो रही है यहाँ पर, देखो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। स्टेट कैसे चेंज हो रही है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, तो इस प्रकार से
जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी स्टेट चेंज होकर वो किस में कन्वर्ट हो रही है, गैसेस फॉर्म में, और उसको स्टोर कर दिया जाता है। क्लियर। इसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इसका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डीप फ्रीजिंग में, जो आइसक्रीम वगैरह होती है उनमें इसको यूज़ किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है इवापोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो द प्रोसेस यानी लिक्विड का वो प्रोसेस जब लिक्विड चेंज होता है वेपर में, किसके थ्रू? हीटिंग के थ्रू, उस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। देखा होगा पानी जब बॉयल करते हैं तो उसमें से वेपर बनते हैं ना, गैस निकलती है, उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन। इसके फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। तो टेम्परेचर का इवापोरेशन पर क्या फर्क पड़ता है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा? तो यस, इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो इवापोरेशन भी इंक्रीज। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी डिक्रीज। क्लियर हुई ये बात? अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो क्या रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा? तो यस। अब इसको आप इस तरह से समझिए कि जब आप कपड़े सुखाते हैं, है ना, और कपड़ों को आप फैलाकर ना सुखाएं, वैसे के वैसे डाल दें, तो क्या जल्दी सूखेंगे? नहीं। जो सरफेस एरिया टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ रहा होगा वो जल्दी सूख जाएगा, या एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ रहा होगा, और जो उसकी तह के अंदर जा रहा होगा वो जल्दी नहीं सूख पाएगा, है ना। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा लार्ज होगा उतना ज़्यादा ही इवापोरेशन होता है। तो अगेन वही बात आती है कि इंक्रीज अगर सरफेस एरिया है तो रेट ऑफ इंक्रीज। क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड, ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है ना, चिपचिपा सा रहता है, देखा होगा आपने कई बार, तो उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी अगर एटमॉस्फेयर में इंक्रीज है तो क्या रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ? तीनों पॉइंट समझ आए? टेम्परेचर इंक्रीजिंग है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तभी तो इवापोरेट ज़्यादा होता है, गैस से फॉर्म ज़्यादा निकलती है। सरफेस एरिया ज़्यादा होता है यानी इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होती तो रेट ऑफ इवापोरेशन यहाँ पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब बात करते हैं विंड स्पीड की। अगर इसका विंड स्पीड अगर ज़्यादा हो यानी हवाएं तेज चल रही हो तो क्या रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा? तो यस होगा। अगर विंड स्पीड इंक्रीज है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। मेरी बात समझ आ गई होगी। विंड स्पीड मतलब हवा का तेज चलना। अगर आप कपड़े तेज हवाओं में सुखाते हैं तो जल्दी सूखते हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमिडिटी वाले टाइम में। क्लियर? तो इवापोरेशन क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन। क्लियर? अभी हमने इवापोरेशन के बारे में पढ़ा, उसके फैक्टर्स पढ़ लिए, तो हम देखते हैं कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन। कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन बेस्ड है on the fact that when a liquid evaporates it takes the latent heat of vaporization। ये किस पर बेस्ड है? latent heat of vaporization पर बेस्ड है from anything which is touches। जो भी कोई इसके किसी भी चीज़ के टच में आता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जब स्प्रिट को हम हाथ पे डालते हैं, पेट्रोल हो गया, स्प्रिट हो गया, कुछ भी,
जब हम इसको पाम पे अपने हैंड पर लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें ना बड़ा कोल्ड फील होता है, ठंडा ठंडा लगता है। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये है कि ये रैपिडली इवापोरेट हो जाता है, बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है। रीज़न क्या होता है कि जो स्प्लिट होती है उसमें रिक्वायर होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। अभी हमने बात की ना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो जैसे स्प्लिट हमारे हैंड के टच में आती है तो उसमें ऑलरेडी हिडन हीट होती है, वो एकदम इवापोरेट होती है और हम क्या अपने आप को महसूस करते हैं, कूल महसूस करते हैं। ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द हॉट समर डेज व्हाट इज यूजुअली केप्ट इन एन अर्थन पॉट। अर्थन पॉट का मतलब जो मिट्टी के घड़े होते हैं ना, उनको कहा जाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि समर के दिनों में जब मिट्टी के घड़ों में पानी रखा जाता है तो वो ठंडा कैसे हो जाता है, कूल कैसे हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? वो भी बेस्ड किस पर है? इवापोरेशन पर बेस्ड है। क्योंकि जब हम अर्थन पॉट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स, इसका मतलब कि जो मटका होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्लियर? और वो जो पोर्स होते हैं उसके वॉल में, दीवार में, मटके की दीवार में, तो सम ऑफ द वाटर कंटिन्यूसली कीप सीपिंग थ्रू these pores to the consider of the pot, or this water evaporates continuously and takes the latent heat required vaporization from the earthen pot and the remaining water। क्लियर हुई बात कि अर्थन पॉट के जो पोर्स होते हैं उनके पोर्स में से वाटर कंटिन्यूसली सीप होता रहता है, यानी निकलता रहता है, और वो पानी निकल कर कहाँ जाता है? इवापोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण वो जो उसकी वॉल है वो क्या हो जाती है? कूल महसूस करती है और अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। क्लियर हुआ? इसी तरह से एक क्वेश्चन आप ये भी ले सकते हैं कि वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन हॉट समर डेज टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल। हम समर डेज में सूती के कपड़े क्यों पहनते हैं? वो हमें कंफर्टेबल क्यों महसूस कराते हैं? उसका भी रीज़न सेम यही है। ये भी इवापोरेशन पे डिपेंड करता है। बिकॉज वी गेट अ लॉट ऑफ स्वेट ऑन आवर बॉडी इन हॉट समर डेज, तो कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, so it absorbs the sweat from our body and expose it to the air for evaporation। क्लियर हुई बात कि जब हमारे बॉडी में पसीना आता है गर्मियों के दिनों में, तो जो कॉटन होता है वो बहुत गुड एब्जॉर्बर होता है, यानी एब्जॉर्बर का मतलब एब्जॉर्ब करने वाला। और ये किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? हमें स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इट एब्जॉर्ब करके स्वेट को क्या करता है? एक्सपोज कर देता है एयर में, यानी एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करता है फॉर इवापोरेशन के लिए। तो जैसे ही इवापोरेट होता है हमारी बॉडी में से पसीना, और हमारी बॉडी अपने आप को क्या महसूस करती है? कूल महसूस करती है। क्लियर? इस तरह से ये टॉपिक कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, ये बताने के लिए कि वाटर वेपर एयर में प्रेजेंस होते हैं, इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक स्टील टम्बलर लेते हैं, है ना। इस ग्लास टम्बलर में हमने क्या लिया? ग्लास में क्रश्ड आइस फिल कर दी। क्लियर? और इस आइस को किसमें डाल दिया? टम्बलर में, और कुछ टाइम के लिए इसे बिना हिलाए डुलाए रख दिया। क्लियर? अब क्या हुआ? कुछ समय बाद हम आफ्टर 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के बाद हम क्या देखते हैं कि जो लार्ज नंबर ऑफ टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैं अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्टील टम्बलर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एयर है, जो इसके चारों एयर प्रेजेंट थी स्टील टम्बलर्स के, वो वाटर वेपर कंटेन करके रखे हुए हैं, है ना। तो व्हेन दीज वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड कंसीडर आउटसाइड सरफेस ऑफ स्टील टम्बलर, जैसे ये इसके सरफेस के कांटेक्ट में आता है, आउटर सरफेस के कांटेक्ट में आती है, तो वो क्या हो जाती है? छोटे छोटे वाटर, लार्ज नंबर ऑफ टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और इससे हमें पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है। क्लियर? ये टॉपिक आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ छोटी सी कि अभी हमने फिजिकल स्टेट पढ़ी है 3। कौन कौन सी स्टेट होती है मैटर की? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इसकी स्टेट होती है, लेकिन साइंटिस्ट ने इसकी 2 स्टेट और कंसिडरेबल करी है
एक प्लाज्मा, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर?